नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। दोस्तों, आज से हमारा जो सारथी बैच है, जो कि आपका मेंस 2026 के लिए है, ये स्टार्ट होने वाला है। आज 21 जून है, 21 जून से ये स्टार्ट होने वाला था, है ना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दो पेपर अभी स्टार्ट किए हैं, है ना। तो दो पेपरों में पहला तो आपका है पेपर फर्स्ट, यानी कि जीएस फर्स्ट। दूसरा है आपका जीएस थर्ड। जीएस फर्स्ट जो है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी, ये आपका स्टार्ट हुआ है। ये दोनों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो आपका जीएस थर्ड है ना, यानी यानी कि आपका जो तीसरा पेपर है, उसका पार्ट ए और आपका पार्ट बी, दोनों आपको प्रिया मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसकी क्लास भी आज से स्टार्ट होने वाली है ना। तो जो आपकी टाइमिंग क्या रहेगी उनकी, आपकी रहेगी 2 से 4 जो रहेंगी वो आपकी जीएस थर्ड की क्लास रहेंगी। और जो जीएस फर्स्ट है, ये आपका मैं पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 10 से 11। ठीक है ना। जो और हमने सैटरडे का जो दिन है वो एथिक्स के लिए डिसाइड किया हुआ है, और बी के लिए, है ना। और वीक में मैंने आपको बोला है कि का एक सेशन रहेगा जिसमें हम टॉपर्स के थ्रू आपको गाइड करेंगे। और संडे को जो हमारा सेशंस रहे, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी को और बेहतर बनाना है, साथ ही आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कोर्स चलने वाला है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले से बना दिया है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है, वो जो है वो आपका जीएस फर्स्ट से रिलेटेड है, जीएस फर्स्ट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। पार्ट ए यूनिट 2 हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कस करते हुए और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। जो हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ है, उसमें आपको 5 इकाइयाँ मिलने वाली हैं। 5 इकाई में जो आपकी पहली इकाई है, उसमें आपको प्राचीन भारत, ठीक है, और फिर 11वीं से 18वीं सदी और सल्तनत कालीन, यानी कि आपको यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में आपको इकाई एक में, ठीक है। फिर आपकी इकाई 2 चालू होती है, जो कि हम आज प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, जिसमें हमें पढ़ना है गर्दभिल राजवंश, नाग राजवंश, औलिकर, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प जो है, फिर गुर्जर प्रतिहार, करचुली, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड और कच्छप घात, है ना। ये जो प्रमुख राजवंश हैं, इनको हमें यूनिट जो 2 है हमारी, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें इकाई 3 की, तो इकाई 3 में आपका मॉडर्न इंडिया जो है आपका, ये आधुनिक भारत जो है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ में आप यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश के स्वतंत्र आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी इकाई थर्ड हो गई। फिर जो इकाई फोर्थ है, उसमें गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, गणतंत्र के रूप में, यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, उसके बाद भारत का उदय किस प्रकार से हुआ, तो वो पढ़ना है। फिर राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ना है। अब देखो, राज्य पुनर्गठन जो है, ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी का टॉपिक है। जब आप पॉलिटी में पेपर 4 और पेपर 5 पढ़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्वतंत्रता पश्चात की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इनको जरूर पढ़ लेंगे। फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, इनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। साथ में मध्य प्रदेश के जो आपके विश्व धरोहर स्थल है, अब देखो, जो आपकी भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें यहाँ पे पढ़ना है ना। तो इसके संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे, जिसको हम बेसिकली बोले तो मध्य प्रदेश कला और संस्कृति, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी इकाई 5। इकाई 5 में आपको मध्य प्रदेश की रियासत, देखिए,
ये जो हमारा पहले का सिलेबस था उसमें तो ये रियासतें थी, है ना। साथ में इनने इसमें क्या जोड़ दिया है, जनजातीय नायकों का संघर्ष भी जोड़ दिया है, जिनमें कुछ स्पेसिफिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, है ना, और भीमाजी नायक हो गए, ख्वाजा नायक हो गए, टंट्या भील, गजन सिंह कोरकू, बादल वोई और पेमा फाल्या, है ना। इनके बारे में हमें स्पेशली पढ़ना है। और रियासतों के बारे में तो हम पहले से भी पढ़ते, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनके लिए पूरा सिलेबस नया है, तो हम एक एक करके एक एक यूनिट को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, यदि आपने सिलेबस को ध्यान से देखा हो तो आपका जो मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपका पार्ट ए में डोमिनेट करता है। यहाँ पे जो आपका पार्ट ए है, इसमें मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, रियासतें, है ना, जनजातीय व्यक्तित्व हो गए, साथ में क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश हैं। तो हमें सबसे पहले इन्हीं जो यूनिट हैं जो मध्य प्रदेश के सिलेबस को कवर करती हैं, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हमारा जो पहला राजवंश है वो है आपका गर्दविल राजवंश। क्या है? गर्दविल राजवंश। तो अब गर्दविल राजवंश के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम गर्दविल राजवंश के बारे में, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक कॉपी बना लीजिए ना, आपके पास एक 300 पेज की एक कॉपी बना लें आप। 300 पेज की कॉपी जो है स्पाइरल वाली, वो आप बना लें, जिसमें हम ये जो पेपर फर्स्ट है वो पूरा कवर करेंगे, है ना, लिखेंगे। तो जो हमारा गर्दविल राजवंश है, गर्दविल राजवंश में सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परिचय के बाद हम पढ़ेंगे इसकी जानकारी के स्रोत। यानी कि जो आपका गर्दविल राजवंश है उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें पढ़ना है। परिचय पढ़ना है, जानकारी के स्रोत पढ़ना है, फिर हमें यहाँ पे पढ़ना है गर्दविल राजवंश के जो प्रमुख शासक हैं, इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। फिर हम गर्दविल राजवंश की जो प्रशासनिक, राजवंश की राजवंश प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक, ठीक है। राजवंश की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना हमें गर्दविल राजवंश के बारे में पढ़ना है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। तो बेसिकली आप एक प्रकार से ऐसा डायग्राम बना लें जब आप गर्दविल राजवंश को चालू करें, है ना। तो इन डायमेंशन में हमें इस राजवंश को क्या है, पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दविल राजवंश के जो परिचय है उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दविल राजवंश की परिचय की। परिचय की यदि हम बात करें तो जो हमारा जो गर्दविल राजवंश था वो मध्य प्रदेश के इतिहास का एक प्राचीनतम राजवंश था, ठीक है। इन राजाओं ने लगभग 153 वर्ष तक, इस राजवंश ने लगभग 153 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, ठीक है, आपको पता है मालवा क्षेत्र कौन सा होता है, मालवा में भी यदि हम बात करें तो खास तौर से उज्जैन, जो आपका उज्जैन है, उज्जैन में गर्दविल राजवंश
के राजाओं ने शासन किया। इस राजवंश की यदि हम बात करें कि स्थापना किसने की, तो इस राजवंश का जो संस्थापक था वो आपका गंधर्व सेन था। कौन था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। इसका एक और नाम मिलता है, वो है आपका महेंद्रादित्य। जो आपका गंधर्व सेन था, गंधर्व सेन को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था इसे? महेंद्रादित्य। ठीक है, इसको महेंद्रादित्य भी बोलते थे। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। किसको बनाया? उज्जैन को। कब बनाया? तो इसने लगभग 182 ईसा पूर्व इस राजवंश की स्थापना की और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आप जब भी किसी भी राजवंश को लिखेंगे, है ना, तो जब भी आप परिचय बताएंगे तो परिचय में आपको यदि दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो आपको इस प्रकार से एक मैप बता के इन राजवंश के बारे में, इन राजवंश को दर्शाना है। ठीक है ना, कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये राजवंश आपका काम कर रहा था, है ना, किस वंश में शासन कर रहा था। ठीक है, फिर ये इसका सामान्य परिचय हुआ कि मध्य प्रदेश का एक प्राचीनतम राजवंश था जिसने 153 वर्षों तक शासन किया। इसका संस्थापक गंधर्व सेन था। ठीक है, और जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने इसकी स्थापना कब की? तो 182 ईसा पूर्व इसने इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, और राजधानी उज्जैन को बनाया। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो आपका गर्दविल राजवंश था वो उसके जो शासक है वो अपना संबंध भील जनजाति से भी बताते हैं। भील जनजाति से भी अपना संबंध बताते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, कि गर्दविल राजवंश के जो शासक थे वो आपके अपना संबंध भील जनजाति से बनवाते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक परिचय हेडिंग डालें, परिचय में आप लिखें कि गर्दविल राजवंश जो था, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के प्राचीनतम इतिहास से संबंधित एक प्रमुख राजवंश है। इस वंश के शासकों ने मालवा, कोष्टक में आप लिखेंगे उज्जैन, के आसपास के क्षेत्र में लगभग 153 वर्षों तक शासन किया। इसका संस्थापक, नीचे वाली लाइन से आप लिखेंगे, इसका संस्थापक जो था वो गंधर्व सेन था। कोष्टक में आप लिख सकते हैं महेंद्रादित्य जिसको बोलते थे। और फिर आप लिखेंगे राजधानी, तो राजधानी उज्जैन को बनाया। और फिर आपको एक क्षेत्र बताना है, तो क्षेत्र में आप इस प्रकार से मैप के थ्रू गर्दविल राजवंश को दर्शाएंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस राजवंश के जानकारी के स्रोतों की, तो गर्दविल राजवंश के जो जानकारी के स्रोत हैं, है ना, जानकारी के जो आपके स्रोत हैं, आपको ये जो नोट्स है ना, नोट्स फॉर्म में आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में, नहीं तो कुछ समय बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, जानकारी के स्रोतों में ऐसा है कि जो पुरातात्विक साक्ष्यों का जो है अभाव मिलता है। ठीक है, इस वंश से संबंधित जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इनका अभाव पाया जाता है। लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, है ना, साहित्यिक साक्ष्य में पर्याप्त मात्रा में इस राजवंश की जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य। अब यदि हम बात करें साहित्यिक साक्ष्य की, तो साहित्यिक साक्ष्य में कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो हो जाएगा आपका पुराण। ठीक है, पहला पुराण हो जाएगा। पुराण में कौन कौन से पुराण? आपका वायु पुराण। फिर आपका हो जाएगा विष्णु पुराण। फिर आपका हो जाएगा तीसरा मत्स्य पुराण। जो आपका वायु पुराण है, इसमें सप्त गर्दविल राजवंश, सप्त गर्दभिल राजवंश की जानकारी मिलती है।
ठीक है। जो विष्णु पुराण है इसमें आपका जो गंधर्व सेन है जिसको महेंद्रादित्य भी बोलते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। फिर जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में भी गंधर्व वंश की जानकारी मिलती है ना, गंधर्व वंश। जानकारी आपको, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कौन से साक्ष्य इससे संबंधित, ये हो गए आपके पुराण। ठीक है, इसके अलावा कौन से साक्ष्य हैं? इसके अलावा जैन ग्रंथ भी कुछ मिले हुए हैं। जैन ग्रंथों में जैसे कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति जो है आपका, त्रिलोक प्रज्ञप्ति ये है एक, है ना। और साथ में आपका हरिवंश है, हरिवंश पुराण। ठीक है, जिसकी रचना किसने की है? जिनसेन ने। ठीक है, एक और है आपका जैन ग्रंथ, वो है आपका थेरावली। ठीक है, ये भी है। फिर कुछ यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं जानकारी के स्रोत के रूप में, जैसे कि यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में आपके आ जाएंगे किताब उल हिंद। किताब उल हिंद बहुत फेमस किताब है, इसकी रचना किसने की थी? अल वरूरी ने। ठीक है? किताब उल हिंद जो है वो आपका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। फिर अन्य साहित्यिक ग्रंथों में आपका कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि अन्य साहित्यिक ग्रंथ भी हैं। अन्य में आपका आ जाएगा राजतरंगिणी। किसने की इसकी रचना? तो आपको पता है, कल्लण। ठीक है। फिर कथा सरित सागर, इसकी रचना किसने की? तो सोमदेव ने। ठीक है। फिर आपका गाथा सप्तशती। ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, जैसे कि विक्रम चरित्र हो जाएगा। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी हो जाएगी, बेताल पच्चीसी हो जाएगी। तो ये सारी रचनाएं भी आपके जानकारी के स्रोतों में शामिल की जाती हैं। किस वंश के? गर्दविल वंश के, है ना। तो गर्दविल वंश से संबंधित अभी हमने परिचय पढ़ लिया, जानकारी के स्रोत पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं, अच्छा देखो, एक और जो मेन आपको पता है कि अकबर के नौ रत्नों में कालिदास थे। तो कालिदास, माफ कीजिएगा, अकबर के नौ रत्नों में नहीं, विक्रमादित्य के जो नौ रत्न थे उसमें कालिदास थे, है ना। इस वन से संबंधित बताना है हमें। तो विक्रमादित्य के जो कवि थे कालिदास, इन्होंने भी कई सारे जो अपने रचनाएं की हैं वो भी इस वंश की जानकारी का स्रोत होती है, जैसे कि रघुवंश हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रम उर्वश्यम हो गया, मालविकाग्नि मित्रम है। ये सारे भी क्या हैं? इस वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की। ठीक है। तो गर्दविल वंश का जो प्रमुख शासक, इसके 7 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। गर्दविल वंश के प्रमुख शासक, इस वंश के कुल 7 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त है। पहला तो मैंने आपको बताया गंधर्व सेन, जिसको आप
महेंद्रादित्य भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो शासक था आपका वो है भर्तरी, राजा भर्तरी। ठीक है। तीसरे जो हुए वो हुए आपके विक्रमादित्य। चौथे शासक जो थे वो थे आपके विक्रम चरित्र। विक्रम चरित्र या फिर इनको बोला जाता है धर्मादित्य। पांचवें जो आपके शासक थे वो थे वाइल। छठवें शासक जो थे वो थे आपके नाइल। और सातवें जो थे वो थे आपके नाहद। ठीक है। देखिए ये जो हैं ये आपके प्रमुख नहीं है इतने, लेकिन ये जो शुरू के शासक हैं, ठीक है, ये मतलब कि ये जो शुरू के तीन शासक हैं गंधर्व सेन, भर्तरी और विक्रमादित्य, यदि क्वेश्चन बनता है तो इनसे जरूर बनेगा, है ना। ये आपके 3 मार्कर आपको दे सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं गंधर्व सेन से। ठीक है। गंधर्व सेन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, महेंद्रादित्य। ठीक है। भैया गंधर्व सेन के बारे में आपको पता है, गंधर्व सेन जो थे वो उज्जैनी के गर्दविल वंश के संस्थापक थे। ठीक है। साथ में यह एक कुशल प्रतापी शासक भी थे। इन्होंने 13 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। जब हम गंधर्व सेन के बारे में परिचय देंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि गंधर्व सेन उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के गर्दविल वंश के शासक थे या फिर संस्थापक थे। क्या बताएंगे आप कि जो गंधर्व सेन थे वो उज्जैनी के, ये आप लाइन लिख सकते हैं चाहे तो अपने नोट्स में, है ना, नोट डाउन कर लो कि गंधर्व सेन उज्जैनी के गर्दविल वंश के संस्थापक थे। यह एक कुशल एवं प्रतापी शासक थे। इन्होंने लगभग 13 वर्षों तक, ये संस्थापक थे, इन्होंने लगभग 13 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है ना। सोमदेव भट्ट द्वारा रचित जो कथा सरित सागर है उसके अनुसार इनका एक नाम महेंद्रादित्य भी था, है ना। यानी कि ये जो महेंद्रादित्य इनको नाम दिया गया है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है कथा चरित सागर में, जिसकी रचना किसने की है, सोमदेव ने। ठीक है। सोमदेव ने इसकी रचना की है कथा सरित सागर की, जिसमें महेंद्रादित्य का नाम क्या मिलता है, सॉरी, गंधर्व सेन का नाम महेंद्रादित्य मिलता है। ठीक है। इनके कुछ अन्य नाम भी थे, आप चाहें तो लिख सकते हैं इनके अन्य नाम। पहला तो इनको गर्दविल्ल भी बोलते थे, और दूसरा इनका एक नाम था वो था गंधर्व सेन। ठीक है। अब गंधर्व सेन जो थे इनके दो पुत्र हुए। ठीक। गंधर्व सेन जो थे आपके, इनके हुए भैया दो पुत्र। ठीक है। इन दो पुत्रों में एक थे आपके राजा भर्तरी, और एक थे राजा विक्रमादित्य। अब जो ये गंधर्व सेन है इनके बारे में तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, है ना। राजा भर्तरी और विक्रमादित्य के बारे में इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गंधर्व सेन के कुल कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे, एक थे आपके राजा भर्तरी और एक थे राजा विक्रमादित्य। ठीक है। अब इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ काम भी किए गंधर्व सेन ने, तो जिनको इनकी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है ना। तो आप यहाँ पे उपलब्धियां बता सकते हैं।
उपलब्धियों में पहला तो आप ये बता सकते हैं कि गंधर्व विधा प्राप्त कर संपूर्ण मालवा पर एकाधिकार किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? संपूर्ण मालवा पर एकाधिकार किया। दूसरा आप बता सकते हैं कि शुंगों को पराजित किया। शुंगों को पराजित किया। आप यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि उज्जैन को इन्होंने राजधानी बनाया। उज्जैन को राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में कुल 7 विवाह किए। कितने? कुल 7 विवाह किए। कालाचार से संगत किया। कालकाचार्य कालकाचार्य से संघर्ष किया। ठीक है, साथ ही गंधर्वपुरी की स्थापना की तथा शकों को पराजित किया। ठीक है ना, गंधर्वपुरी की शकों को पराजित भी किया इन्होंने शुंगों के साथ। तो गंधर्वपुरी की स्थापना की और शकों को पराजित किया। ठीक है ना, तो इतनी ये जो है इनकी उपलब्धियां हैं। किनकी हैं ये उपलब्धियां? ये आपकी गंधर्व सेन की उपलब्धियां हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि गंधर्व सेन जो थे, गंधर्व सेन जो आपके गर्दविल वंश थे उसके एक प्रतापी शासक थे। इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और लगभग 13 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। ठीक है, इनका एक अन्य नाम महेंद्रादित्य भी मिलता है जो कि सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर में दिया गया है। अन्य नाम की यदि हम बात करें तो इनका एक अन्य नाम गर्दविल भी है। इनके 2 पुत्र थे, एक थे राजा भर्तरी और एक थे राजा विक्रमादित्य। फिर इन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया जिनको इनकी उपलब्धि के रूप में गिना गया। जैसे कि संपूर्ण मालवा पर एकाधिकार किया इन्होंने, उज्जैन को राजधानी बनाया, शुंगों को पराजित किया, जीवन में कुल 7 विवाह किए, कालकाचार से संघर्ष किया और गंधर्वपुरी की स्थापना की और शकों को पराजित किया। ठीक है, फिर इसके अलावा ये जो आपका कालकाचार है ना, ये जो कालकाचार है इसकी कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। अभी मैंने आपको जैन ग्रंथ के बारे में बताया था जो स्त्रोत थे, उसमें मैंने आपको एक लास्ट लिखा था थेरावली। ठीक है, एक ग्रंथ है थेरावली जिसमें कालकाचार की कथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें यह उल्लेख है कि जो गर्दविल है ना, जो कि गंधर्व सेन है, उसने शकों को पराजित किया था और उज्जैनी पर क्या किया था? अधिकार किया। ठीक है ना, ये बताया जाता है। ठीक है, अब जो कथा है आपकी इसमें वो किस प्रकार से है? कथा में देखो, जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कथा में बताया गया था कि जो राजा गर्दविल थे, है ना, उन्होंने कालकाचार नामक एक जो ऋषि थे, ये जो कालकाचार थे ना, ये कौन थे? ऋषि थे आपके। इनसे इन्होंने संघर्ष किया था, है ना। मतलब कि ये इनकी बहन से, कालकाचार की जो बहन थी, इनसे प्यार करते थे। कौन? जो आपके गंधर्व सेन थे, है ना, ये इनसे प्यार करते थे। ठीक है,
और इनकी जो बहन का नाम था वो था सरस्वती। ठीक है। ऋषि के विरोध में जाकर गर्दविल ने सरस्वती का अपहरण कर लिया। ठीक है। अब जो आपके जो राजा थे, राजा गर्दविल या फिर जिनको गंधर्व सेन या महेंद्रादित्य बोलते हैं, उन्होंने इसका क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। ठीक है। इस पर ऋषि ने शकों से मदद मांगी और शकों के मध्य मतलब शकों से और कालकाचार्य के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है। इस संघर्ष में, ठीक है, कौन पराजित हुए, गर्दविल जो राजा गंधर्व सेन से वो पराजित हुए। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा सुधार लेना, गंधर्वपुरी की स्थापना की और शकों से पराजित हुए, शकों से पराजित हुए। ये आपको यहाँ पे सुधार लेना है। ठीक है। चलिए, अगले राजा की हम बात करें, ये थे आपके कौन से, गंधर्वसेन थे। फिर हम बात करते हैं राजा भर्तरी की। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, राजा भर्तरी तक। देखते हैं यदि टाइम बचता है तो हम आगे भी कर लेंगे, विक्रमादित्य के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। कल ये आपका राजवंश खत्म हो जाएगा, फिर परसों से नया राजवंश चालू करेंगे। मुश्किल से 10 दिन के अंदर मैं आपकी ये यूनिट खत्म करवा दूंगा, है ना। चलिए, तो हम पढ़ते हैं राजा भर्तरी के बारे में। तो राजा जो भर्तरी हैं, है ना, तो इनके बारे में अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इनके बारे में। जो आपके राजा भर्तरी थे, वो गंधर्व सेन के ज्येष्ठ पुत्र थे। मैंने आपको बताया था कि गंधर्व सेन जो है उनके दो पुत्र थे, एक राजा भर्तरी और एक राजा विक्रमादित्य। राजा भर्तरी जो थे वो आपके ज्येष्ठ पुत्र थे, तो गंधर्व सेन के पश्चात ये क्या हुए, राजा बने। ठीक है। ये कब राजा बने, गंधर्व सेन के पश्चात ये राजा बने। कुछ समय तक इन्होंने शासन किया, फिर उन्होंने राजपाट को त्याग कर संन्यास को ग्रहण कर लिया। इनका नाम आपको पता होगा कि संस्कृत साहित्य में एक महान कवि के रूप में लिया जाता है। ठीक है। इन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में भर्तरी जो है वो एक नीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। यदि हम बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म चुनार, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। समाधि इन्होंने कहाँ ली, इनकी जो समाधि है वो आपकी कहाँ पे है, सरिस्का राजस्थान में है। इनके गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ था। कुछ समय तक इन्होंने शासन किया, फिर इनके इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। जीवन परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में देखिए कि राजा भर्तरी जो थे, ठीक है, इनके टोटल कितने विवाह होते हैं, 3 विवाह होते हैं। इन्होंने 3 विवाह किए, जिनमें से इनकी जो सबसे प्रिय रानी थी, उनका नाम था रानी पिंगला। रानी पिंगला जो थी वो आपकी भर्तरी की सबसे प्रिय रानी थी। ठीक है। अब आगे चलकर क्या होता था, और ये बहुत सुंदर भी थी देखने में, है ना। तो आगे चलकर क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में इनको धोखा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया, तथा उन्होंने वैराग्य कर लिया। और बाद में अपना संपूर्ण राजपाट ये किसको दे देते हैं, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को देते हैं, और वैराग्य जीवन का अनुसरण करते हैं। ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में 3 रचनाएं दी, रचनाएं कई सारी दी, जिनमें से 3 रचनाएं जो हैं, ठीक है, इन्होंने 3 शतकों के निर्माण की, 3 शतक लिखे इन्होंने, 3 शतक, शतकों की रचना की। पहला आपका था श्रृंगार शतक,
दूसरा आपका था नीति शतक। तीसरा आपका था वैराग्य शतक। ठीक है, तीन शतकों की रचना की। इसके अलावा इन्होंने मीमांसा, अन्य रचनाओं की यदि हम बात करें तो उसमें इन्होंने मीमांसा सूत्रवृत्ति, और वेदांत सूत्रवृत्ति, ठीक है, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो उनके जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, इन्होंने, इनके सम्मान में आपको पता होगा उज्जैन में भर्तरी की गुफाएं हैं। जो आपके राजा भर्तरी हैं, इनकी गुफाएं हैं उज्जैन में। इनका निर्माण, भर्तरी की जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण राजा विक्रमादित्य, जो कि इनके छोटे भाई थे, दित्य ने करवाया था। ठीक है ना, इनकी स्मृति में, है ना। तो ये राजा भर्तरी के संबंध में जानकारी थी जो आपको जाननी जरूरी थी। ठीक है, चलिए अब कितना टाइम बचा है देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, तो अब हम राजा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजा विक्रमादित्य इस वंश के सबसे प्रतापी और प्रमुख राजा हैं। इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। यदि क्वेश्चन बनता है तो इनसे बहुत अच्छा क्वेश्चन या तो आपसे 7 मार्कर में भी पूछ सकता है, और या फिर आपसे जो 10 मार्कर है वो भी पूछ। राजा विक्रमादित्य के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इनका परिचय पढ़ेंगे। ठीक, परिचय के बाद हम पढ़ेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, या फिर हम यूं कहें कि जो आपका परिचय है, परिचय के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे इनका वैवाहिक जीवन, अन्य नाम, फिर आगे हम पढ़ेंगे जानकारी के स्रोत। ठीक है? कि राजा विक्रमादित्य के संबंध में जो जानकारी है वो किन स्रोतों से मिलती है। तो देखो भैया, इस प्रकार से आप लोगों को एक फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना है। ठीक है ना, यदि आप 10 मार्कर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिख के आना है, कि ये डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन हाँ सबसे पहले आप परिचय देंगे, फिर उनकी जानकारी के स्रोत के बारे में बताएंगे। फिर जब ये राजा बने तो इनके समय बहुत सारी चुनौतियां थी। ठीक है, वो चुनौतियां हमें बताना है, कुछ चुनौतियां रहीं। फिर इनकी जो उपलब्धियां थी, इनके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, लास्ट में हम इनके जो नवरत्न हैं विक्रमादित्य के, है ना, इनसे भी आपका 3 मार्कर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे इनके बारे में एक प्यारा सा ठीक है ना। इतना कुछ हमें राजा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। आप चाहे बढ़िया सा पेंसिल फुट और पेंसिल का और क्या कहलाते हैं स्केल का यूज़ करें, तो ये एक डायग्राम बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो जो राजा विक्रमादित्य थे, ये गर्दविल वंश के सबसे महान और चक्रवर्ती सम्राट थे। यह महेंद्रादित्य के पुत्र एवं राजा भर्तरी के छोटे भाई थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो इनके कुल 5 विवाह हुए थे। कितने विवाह हुए थे राजा विक्रमादित्य के? टोटल 5 विवाह हुए। ठीक है, अब 5 विवाह हुए थे और इनके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इनके? 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं।
जो आपके राजा विक्रमादित्य थे, ये गर्दविल वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक थे। ये महेंद्रादित्य के पुत्र यानी गंधर्व सेन के पुत्र और राजा भर्तरी के छोटे भाई थे। वैवाहिक जीवन में इनके 5 विवाह हुए, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां थीं इनके। अन्य नाम की यदि हम बात करें इनको और किन नामों से जाना जाता है, तो एक तो इनको विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता है। इनको विष्णु का अवतार भी बोला गया है। और इनको एक और नाम दिया गया है, वो है सहशांक। ठीक है, ये इन्हीं के नाम है। फिर यदि हम बात करें जानकारी के स्रोत की, तो इनके संबंध में जो जानकारी है वो तो आपको पहला तो कल्लण की जो राज तरंगनी है उससे मिलती है। दूसरा आपका कथा सरित सागर, इससे मिलती है। किताब उल हिंद, साथ में बेताल 25। ये जो है आपके इनकी जानकारी के स्रोत। फिर इन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की, जिनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। क्या उपलब्धियां हासिल की इन्होंने अपने जीवन में? यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले विक्रमादित्य ने 60 वर्षों तक शासन किया। उज्जैन को सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक रूप से समृद्ध किया। कितने वर्षों तक? 60 वर्षों तक तो भैया इन्होंने शासन किया। साथ में उज्जैन को आर्थिक, सामाजिक रूप से समृद्ध किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपसी राज्यों के साथ मित्रता व संबंध बनाए। आपसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। फिर इन्होंने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित किया। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ करवाया, जिसको कृत संवत भी बोलते हैं या फिर मालवा संवत भी बोलते हैं। कृत संवत या फिर मालवा संवत, ये इन्होंने प्रारंभ करवाया। चाकरी की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। ठीक। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया? मालवा से लेकर हिमालय तक तथा मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार। क्या किया? साम्राज्य का विस्तार। इसके अलावा राजा विक्रमादित्य जो थे वो आपके एक न्यायप्रिय शासक थे। वे क्या करते थे कि अपनी मंत्री परिषद के साथ जनता के बीच में भेष बदल कर जाया करते और
तत्कालीन जो परिस्थिति हैं उनके बारे में जानते थे और उनका निराकरण करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये साहित्य और कला के प्रेमी भी थे, है ना। इन्होंने अपने दरबार में इन नवरत्नों को स्थान दिया था, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नवरत्नों। ठीक है ना। विभिन्न धर्म जैसे कि सनातन एवं बौद्ध धर्म, इनको भी इन्होंने संरक्षण प्राप्त प्रदान किया। विभिन्न धर्मों को संरक्षण, तो ये सारी इनकी क्या है, उपलब्धियां। अब यदि आपको इनके भी बारे में निष्कर्ष लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उपलब्धियां, अतः हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य ने राजा के रूप में मालवा तथा उज्जैन क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से समृद्ध किया। ठीक है। और उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में एक क्या कहलाते, सम्मान मतलब विक्रम विश्वविद्यालय, उनके सम्मान में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रम सम्मान, है ना, वह उनकी एक जो प्रतिमा है ना, उसके बारे में, तो मतलब उसकी भी स्थापना की। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको निष्कर्ष पढ़ देता हूँ। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य ने राजा के रूप में मालवा तथा उज्जैन क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से समृद्ध किया। उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम सम्मान व उनकी प्रतिमा की स्थापना। ठीक है, तो ये हो गया आपका विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो नवरत्न हैं और कुछ जो अन्य तथ्य हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो आपका गर्दविल राजवंश है उससे संबंधित थोड़ा बहुत बचा है वो हम पढ़ेंगे, और साथ में जो नया राजवंश है कल वो हमें स्टार्ट। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। पेपर फर्स्ट जो है वो हम लोग आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। प्रिया मैम जो है वो आपको थर्ड पेपर जो है उसका पार्ट ए यूट्यूब पर पढ़ाएंगी, और मैं आपको पार्ट ए पेपर फर्स्ट का पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। बाकी सारे जो कोर्सेज है वो हमारे ऐप पर होंगे, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।